नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर प्रदेश में घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी जीतू पटवारी और कांग्रेस पर हमलावर है। जीतू पटवारी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। यहां तक कि बैतूल के घोगा डोंगरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाया। वहीं इंदौर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जीतू पटवारी के घर पर चूड़ियां लेकर पहुंची, तो भोपाल में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी और इसके बाद बीजेपी की महिला नेत्रियों ने जीतू पटवारी पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो उधर इमरती देवी की शिकायत पर जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज हो गई है। FIR दर्ज होने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, एक बार बयानों के तौर पर आप इसे समझ लीजिए। सुनिए दोनों के बयान। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। पटवारी का ये पहली बार ऐसी बात नहीं आई है। कई बार कांग्रेस नेता की बुद्धि खराब हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान दे, महिलाओं से अच्छी बात करने की कोशिश करें वो लोग। तो अगर वो ऐसे बोलते हैं तो इसमें मेरा अकेला अपमान थोड़ी है, ये हमारे पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। और महिलाओं के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, इसलिए हम बाहर सब महिला निकल रहे हैं और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कोई महिला हमारी नौकरी पे, कोई व्यापार में है, कोई राजनीति में है, कछु हमारी घरेलू महिला है। लेकिन महिलाओं के बारे में इन्हें बोलना थोड़ी, चाहे पहले कमलनाथ जी ने चुनाव में कहा आइटम कहा हो, चाहे दिग्विजय सिंह ने टचिंग माल कहा हो, चाहे जीतू पटवारी ने रस निकालने की बात कही हो, ऐसे उनकी भाषा को मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। कि अगर वो अच्छे हैं और वो एक सोनिया गांधी जी महिला है, उन्हें महिलाओं का अगर सम्मान है, तो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें इस्तीफा लेना चाहिए। जीतू पटवारी के बयान पर मचे बवाल के बाद उन्होंने सफाई देते हुए माफी भी मांग ली है। अब जीतू पटवारी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन बीजेपी की नेत्रियां जीतू पटवारी को छोड़ने को तैयार नहीं। सुनिए। ग्वालियर था, वहां पर एक आरडीओ को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मेरे संदर्भ को गलत समझा गया। और मैं जीतू पटवारी जी के लिए कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह के रस की बात कर रहे थे। ये जो चाशनी उनको अपनी माँ में दिखती है, वही चाशनी वो बाहर आकर ढूंढ रहे हैं। तो एक बार जरूर उनके माँ से चर्चा हुई होगी, उनके परिवार में चर्चा हुई होगी, उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन से या उनकी माता जी से, कि उनके भी पास कोई रस या चाशनी है या खत्म हो गई है। ये मैं जरूर उनसे पूछना चाहती हूँ जीतू पटवारी जी से। पहले घर में जाकर इस विषय पर बात करेंगे, उसके बाद घर से बाहर निकली बहनों के सम्मान के बारे में कोई भी टिप्पणी करेंगे। चलिए चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आज ये दिन बड़ा है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी के पास चलेंगे। सुरेश जी, मैं आपसे इस पर पहली प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं कि हालांकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में लगातार बयानबाजी चल रही है और देश में कई और भी जगह बयानबाजी चल रही है, उसे हम दिखवाएंगे, लेकिन इसे हम क्या समझें? बतौर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अभी तक बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, ताजा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पहले उन्हें व्यक्तिगत झटका लगा जब इंदौर के प्रत्याशी का
उनको छोड़कर भाग गया, वो बीजेपी की सदस्यता उसने ले ली। और दूसरा झटका उन्हें ये लगा तब जब एक बयान उन्होंने दे दिया और बयान मर्यादा से बिल्कुल परे था। बाद में उन्होंने माफी मांगी लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो एक तो जीतू पटवारी के कार्यकाल को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे? दूसरा, इस तरह की बयानबाजी अगर हो रही है तो उसे आप कैसा मानते हैं? सुरेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुरेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता सुरेश जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। रंजन साहब, आप ही जवाब दे दीजिए इस सवाल का। जी जी, तो आपके दो पार्ट हैं जी। एक तो कि उनका कार्यप्रणाली कैसी है और दूसरा जो बयान आया है। देखिए, जो कार्यप्रणाली है, एक तो बहुत दबाव में है जीतू पटवारी। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको पोस्ट मिली है, लगातार कांग्रेस से लीडर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था तब भी बात चली थी कि जो सबसे बड़ी वीकनेस है जीतू पटवारी की, उनका एरोगेंस है, उनका बिहेवियर है। तो उसमें उनको सुधार लाना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और एक मैच्योरिटी लानी पड़ेगी जो एक अध्यक्ष के तौर पे हमें देखना चाहते हैं, किसी भी पार्टी में देखना चाहते हैं। तो एक तो है प्रॉब्लम उनके साथ है। वो अलग बात है, बीजेपी की ज्वाइनिंग टीम है, अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें जीतू पटवारी का भी रोल कहीं ना कहीं। जैसे कमलनाथ का जब मामला आया था कि छोड़ने वाले हैं, फिर जब वो बात आगे बढ़ी, फिर जीतू पटवारी ने अप्रोच किया, उनसे बात किया कमलनाथ से। वो पहले भी कर सकते थे जब उनको चुना गया था। ये रही कार्यप्रणाली की बात, तो बहुत ही अच्छी तो नहीं चल रही है। कांग्रेस में बिगटन है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, दिक्कतें हैं, और एक अभी भी हाउस जो है डिवाइडेड हाउस दिखता है, यूनाइटेड हाउस नहीं दिखता है, नंबर 1। दूसरा जो बयान है मनोज जी, मैं उसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। एक तो जो मेल डोमिनेटेड हमारी पॉलिटिक्स है, कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो हम उसमें शायद हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिक्कत होती है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो एक भावना होनी चाहिए, वो हमारे स्टेटमेंट में कभी ना कभी वो सामने आ जाता है। कोई टंचमाल बोल देता है, कमलनाथ ने इन्हीं इमरती देवी को आइटम बोल दिया था। यार भावना नहीं है, वैसी कोई गंदी भावना नहीं है, कोई ऐसा सेक्सुअल में ओवरटोन नहीं है, ऐसा मान सकते हैं इस स्टेज पे जाके। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता महिलाओं को लेकर के, उनके एक दोयम दर्जे को लेकर के पॉलिटिक्स में, वो कभी ना कभी सामने निकल आता है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ बन गए। सुरेश शर्मा जी, आप क्या मानते हैं जीतू पटवारी के व्यवहार को लेकर? उनके बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन जो भी समय हुआ है उनके कार्य को लेकर बतौर प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जीतू पटवारी जी प्रारंभ से ही बड़बोले टाइप के लड़के हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, इसलिए उनको संयम बरतना चाहिए और यही इनकी जो सबसे बड़ी कमी सिद्ध होगी आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जो चुनाव में दिक्कत पैदा हो रही है उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि किसी भी महिला के बारे में आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, टीवी चैनल्स पर वो बात आ रही है, वीडियो बन रहे हैं उसके, तो कम से कम आपको इतना संयम तो बरतना ही चाहिए। अभी कोई आपकी इतनी उम्र तो है नहीं कि आपको इस तरह की बातें करने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरह छोड़ दिया जाएगा। आपको तो अपने व्यवहार में आज लोगों के सामने प्रस्तुत करने का समय है। आपने कोई बहुत बढ़िया उपलब्धियां प्राप्त नहीं करी। मैं फिर उल्लेख कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो है वो सीनियर नेता हैं, उन्होंने कई कार्यकर्ता तैयार किए हैं जिनके बारे में वो टिप्पणी करते हैं, उनको भी संभवतः उन्होंने तैयार किया है। जैसे मान लो टंचमाल और आइटम और ये जैसा बोला था इन्होंने, तो कम से कम वो उन्होंने कार्यकर्ताओं की संरचना करने के बाद अपनी भाषा में, अपनी शैली में कुछ बोल दिया जिसका नेगेटिव अर्थ भी निकलता है, लेकिन उन्होंने निर्माण किया है। जीतू पटवारी साहब ने क्या किया? खुद तो विधानसभा चुनाव हार गए और वो बड़बोलेपन के कारण ही हारे, पार्टी तेल लेने जाए और ये सब। तो ये मैं समझता हूं कि उभरने वाले व्यक्ति को, जिसको आपकी संभावनाएं हम सब लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश को संभालेगा, वो अपनी जबान नहीं संभाल पा रहा, मध्य प्रदेश को क्या संभालेगा? इसलिए मैं इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहता हूं कि आदमी को यदि बड़ा बनना है या बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको कई प्रकार के संयम बरतना पड़ते हैं, जिसमें भाषा का संयम सबसे बड़ा है।
तो मुझे लगता है जीतू पटवारी इस भाषा के संयम के मामले में पहले भी कमजोर थे और अब तो महाकमजोरी उन्होंने दिखाई है जो आपत्तिजनक है। महाकमजोरी उन्होंने दिखाई है। और इस बीच अगर देखा जाए रंजन श्रीवास्तव साहब, क्योंकि इमरती देवी भी विवादों में कम नहीं रही हैं, उनके भी 2 वीडियो आ चुके हैं, वो अपने ही प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो भिंड के हों या फिर ग्वालियर को हों, दोनों को हराने के लिए प्रयास कर रही हैं, ऑडियो भी आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक द्वंद बीजेपी में भी बना हुआ है उनके व्यवहार को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी उनको लेकर ऑडियो आने के बाद हुई थी, लगता है वो इस नेगेटिविटी से बच गई हैं इस बयान के बाद। आपकी आवाज नहीं आ रही रंजन साहब, देखिए एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ अब आई। मनोज जी, हाँ, तो जो पिछला उनका बयान था, आपको याद होगा, उनके रिलेटिव थे, चुनाव लड़ रहे थे जी, उनके बारे में बड़ा आपत्तिजनक बयान था। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इससे उनको सिंपैथी मिलेगी। और जो पिछला उनका जो बैकग्राउंड रहा है, जिससे विवाद उनके बयानों से हुआ है, वो पीछे थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा। और एक और बात ये मैं कहना चाहता हूँ मनोज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जीतू पटवारी के मन में जरूर होगा। देखिए, जीतू पटवारी या उनके साथ के जो लोग थे, एक जो 15 साल बाद तो आपकी सरकार बनी, वो 15 महीने थी, उस सरकार को गिरने में इमरती देवी उनके साथ के 22 लोग जो सिंधिया जी के करीबी थे, उन लोगों का रोल रहा है। मुझे याद है कि जब मंत्री बने थे लोग जीतू पटवारी, एक तो कमलनाथ ने डायरेक्टली इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था, बिना राज्य मंत्री बने। एक तो वो हम का मामला था। दूसरा मुझे याद है कि लोग बंगले में नहीं जा रहे थे, इनका कहना था सरकार बंगले को पहले ठीक से तैयार करेगी फिर हम जाएंगे। तो करोड़ों रुपया बंगले खर्चे हुए, काफी अनाप शनाप व्यय हुआ, फिर ये लोग बंगलों में गए। तो जिनको जरूर लगता होगा कि जो इमरती देवी है, उनके साथ के जो लोग हैं, हमारा जो पराभव हुआ, जो सत्ता चली गई, सत्ता सुख हम नहीं भोगने पाए, उनके पीछे इन लोगों का हाथ है। तो कहीं ना कहीं एक जो एनिमोसिटी है इनके लिए, वो भी एक कारण है कि जो इन लोगों के लिए ऐसा। फिर भी जो मैं सुरेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि आपको भाषा की मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। भाषा की मर्यादा रखनी पड़ेगी, ये बड़ा विषय आपने उठाया। और भाषा की मर्यादा कहीं पर नहीं है, ना वो डबरा में है, ना वो मध्य प्रदेश में है, ना वो इंदौर में है, और ना देश में है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा, क्योंकि भाषा की मर्यादा के तहत ही कुछ बयान दिए जा रहे हैं, बड़े नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। एक बार हम सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, राहुल गांधी का बयान, प्रियंका का बयान, उसके बाद फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार सुनवा देंगे, हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बयान दे रहे हैं। वो बयान हमने देखा मंगलसूत्र को लेकर है, फिर उसके जवाब में राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज का इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति इस तरीके से नहीं है। तो उनकी पिताजी की उम्र के हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। वो मेरे और आपके हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। तो जो इस तरह की बयानबाजी, उसके बाद प्रियंका कहती हैं कि साहब देश के प्रधानमंत्री क्या बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके घर में 2 भैंसें बनी हैं तो एक भैंस जो है वो कांग्रेस चुरा कर ले जाएगी। तो ये जो इस तरह की भाषा की मर्यादा राजनीति में हो रही है, तमाम राजनीतिक दल जब मंथन करते हैं, मंचों पर बैठते हैं, तो कहते हैं साहब भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, नेता होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, जितना ज्यादा बिलो द बेल्ट मारा जा सकता है, उतना ज्यादा बिलो द बेल्ट मारा जा रहा है। ये लगता है ये सुधरेगा नहीं। देखिए मनोज जी, 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि हम जनता को मैनिफेस्टो में क्या लिखा है उसको किस एंगल से समझाते हैं। यानी कि आपने एक बार भाषण में ये कहा कि देश का काला धन इतना विदेश में है कि यदि उसको ले आया जाए तो 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। आप आज तक उसका तोता रटन चल रही है कि 15 लाख जमा नहीं कराए। आप बताइए, किसी के खेत में खजाना मिल जाता है, वो तो सरकार का हो जाता है, और सरकार का पैसा खजाने में डाल देंगे, आपके खाते में डाल देंगे, ये कैसे संभव है? तो इस तरह से ये जो तोता रटंत है, इसका मतलब ये हुआ कि इस देश को समझाने का यही एक तरीका है। भाई मोदी ने 15 लाख नहीं दिए, तो मोदी ने जब जवाब देने का समय आया तो उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो में जो सर्वे का बात करी है, स्कैनिंग की जो बात की है, इसका मतलब ये है कि आपके घर का सामान भैंस ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा। इनका इमोशनल अटैचमेंट के साथ जो है मैनिफेस्टो की गलती को बताने की बात की गई। इसमें यह तो नहीं कहा गया कि आपका मंगलसूत्र जो है इसलिए ले जाएंगे क्योंकि आपके पति की हत्या कर देंगे, तब मंगलसूत्र आपको उतारना पड़ेगा। और ये राजनीतिक ड्रामे हैं
जो नेता जितना बढ़िया तरीके से ड्रामा करते हुए प्रस्तुतिकरण कर जाएगा वो राजनीति में वोट प्राप्त कर लेगा। प्रियंका गांधी भाषण में बोल रही हैं कि मेरी मां ने अपना मंगलसूत्र जो है बलिदान कर दिया। कम से कम उस दिन जब ये बयान आप जारी कर रही हैं उस दिन तो एक मंगलसूत्र पहन करके आप आ जाते। तो लोगों को ये लगता है कि देखिए ये सचमुच में ये लोग मंगलसूत्र पहनने वाले हैं और इनका जो है बलिदान करने वाली बात जायज है और लोगों की आत्मा में घुसती वो बात। अब आप ड्रामा भी कर रहे हैं और ड्रामे का जो है उसकी कॉस्ट्यूम का ध्यान भी नहीं रख रहे, तो ये तो आपको समझने की चीज है। इसलिए जो देश की जनता के सामने शब्दों का प्रस्तुतिकरण जो है या भाषा की गिरावट एक अपनी जगह है, लेकिन जनता के अंदर शब्द की डिलीवरी एक शब्द है। इसलिए यदि किसी भी प्रधानमंत्री को तू तड़ाक बोला जाएगा तो उसमें प्रधानमंत्री की गरिमा गिरेगी कि नहीं गिरेगी एक अलग बात है, लेकिन जो बोल रहा है उसकी तो पहले ही गिर जाती है। आज यदि आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं आपके बारे में कोई टिप्पणी करता हूं तो मेरा स्तर तो मुझे मालूम ही चल गया, सारे श्रोताओं को मालूम चल गया कि किस तरह का आदमी है, किसके बारे में क्या बोल रहा है। तो ये इसका तो आप राजनीति में यही तो मूल्यांकन होता है। आप और हम सब दोनों जानते हैं, आप भी जानते हैं, रंजन जी भी जानते हैं कि राजनीति तो परसेप्शन का खेल है। आप किस मुद्दे पर क्या परसेप्शन तैयार करते हो इस हिसाब से आपके बारे में जनता का ओपिनियन बन जाता है। आज देश के अंदर हुआ है उस ओपिनियन को खंडित करने की क्या रणनीति बन रही है। आज नरेंद्र मोदी की बात चलती है, वोट किसको दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। कोई भाजपा को वोट नहीं दे रहा, सब नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो ये जो बन रहा है अवधारणा, ये तो भाजपा के लिए भी डैमेजिंग है, ये तो अदर पार्टियों के भी लिए डैमेजिंग है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यदि वोट पड़ रहे और नरेंद्र मोदी जी को कोई वोट दे रहा है, इसका मतलब ही तो देश गलत दिशा में जा रहा है। ये कोई लोकतंत्र है क्या? ये तो एक प्रकार का राजशाही हो गई कि एक व्यक्ति को वोट मिल रहे हैं। पार्टियों को वोट मिलना चाहिए, कोई भी कहना नहीं चाहता इन सब बातों को। इसलिए मेरा कहना यह है कि भाषा का संयम तो रखिए ही रखिए, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए आप क्या डिलीवरी करना चाहते हैं ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तो आज आपके सामने एक निवेदन पूर्वक बात कहता हूं, ये देश के चारों स्तंभों को विचार करना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करें, मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, न्यायपालिका अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि कांग्रेस को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकतंत्र को क्या फायदा होगा। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम जन सरोकार के लिए कितनी बातें करते हैं, न्यायपालिका जन सरोकार की बातें कितना मुश्किल से एक जो है निर्णय आया है कि दोनों ने भारतीय पद्धति के अनुसार विवाह नहीं किया, इसलिए तलाक की बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये धीरे से आने लगा। कल वही सुप्रीम कोर्ट जो है लिव इन के बारे में बात कर रहा था कि लिव इन में राज आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप देश के परसेप्शन को देश के हिसाब से सेट करिए। ये भाषा की गिरावट जो है इसलिए आ गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगी। आप रोज मीडिया के लोगों की आलोचना देख रहे हैं, वो बेइज्जती करते हैं राजनीतिक दलों वाले नेता, क्योंकि इनकी जबान गज भर की हो गई है, उदंड हो गए हैं राजनीति के, बड़ी संख्या में लोगों में उदंड संख्या हो गई है। हम ये नहीं कह रहे कि राजनीति गंदी हो गई है, लेकिन उदंडता का जितना प्रवेश राजनीति में हुआ है किसी तीनों इंस्टीट्यूशंस में इतना नहीं हुआ। ये मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं आपको सहमत हूं। और केवल चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट, पार्टी को फायदे दिलाने वाला कैंडिडेट, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है, वो कल किसके साथ था, इससे कोई मतलब नहीं। कल आप उसको गाली देते थे, आपको उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन चूंकि वो आपके लिए फायदेमंद है, चुनाव जिताने के लिए फायदेमंद है, तो आपके गले लग जाता है। ये एक संकेत राजनीति में निकल कर आ, और ये जो उद्दंडता है ये आगे आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री ये कहे कि यहाँ चुनाव की बातें सब खत्म हो गई है, चलिए अब काम करते हैं, इसका मतलब चुनाव की बातें अलग होती है, देश की बातें अलग होती है, काम की बातें अलग होती है। ये तो समझने वाली चीज है कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये वाकई है। कुछ बयान आ गए हैं, वो बयान एक बार आप दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर किस तरह की बयानबाजी चुनाव में हो रही है। सुनिए। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे।
जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। और ये कहते हैं कि हम आके आपकी चोरी करेंगे। समझ लीजिए कि क्या हो रहा है देश में। आज तो उन्होंने इससे भी बड़ी बात कह दी। सुनिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है, एक गंभीरता है। उस पद पे ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो शहीद हुए देश के लिए, जो आपके सामने आकर इधर उधर की उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे। और ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज इस देश की जनता के सामने आकर कहते हैं, आज ही की बात है, कि सावधान रहो, अगर तुम्हारे पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आके एक भैंस चुरा देगी। रंजन साहब, सुन लिया आपने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन लिया मनोज जी, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, वही जो बात यही हो रही है, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से इस सब तक बात पहुंचे कि भाषा की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। एक देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसको असत्य भाषण बोल सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा है उसमें, ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को बांटा जाएगा, तो लगता है कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी का बयान है, तो भले कैम्ब्रिज पढ़े हो आप, लेकिन जब हिंदी में भाषण दे रहे हैं तो हिंदी में है और है का बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि इंग्लिश में तो यू बोलोगे आप, आई बोलोगे, ही या सी बोलेंगे, लेकिन हिंदी में जब कोई भाषण दे रहे हैं तो हिंदी में हम सम्मान किसी को देते हैं तो किस चीज का यूज करना है। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रियंका गांधी जी का जी लगा रही है, उनका भाषा ठीक लग रहा मुझे, लेकिन नरेंद्र मोदी कांपने लगा। तो जब भाषा को हम ठीक से नहीं समझते हैं तो फिर हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से भाषा को यूज करें। तो मामला वही भाषा पे आ जाता है कि जिस भाषा में संप्रेषण करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने भावों को, उस भाषा को समझना चाहिए। और हमें एक परिपक्व राजनेता की तरह किसी मंच पे हो, क्योंकि हमें पूरे देश देख रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी बात बच्चे बच्चे तक पहुंच रही है, तो भाषा की मर्यादा तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि हम रोल मॉडल है पब्लिक में दूसरों के लिए। लेकिन ये बड़ी रोचक बात सुरेश जी ने उठाई, साफ तौर पर कहा कि भाई आप चलिए, चुनाव हो गया, काम पे लगते हैं। तो क्या चुनाव के लिए अलग व्यवस्था है और काम पर लगने के लिए अलग व्यवस्था है? देश तो एक ही है, देश का मानक एक ही है, देश का चरित्र भी एक ही है और देश का व्यवहार भी एक ही होना चाहिए, और इसी व्यवहार से लगातार सतत देश चलना चाहिए। अगर समय समय पर व्यवहार बदलता गया तो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश जी का, शुक्रिया हम करेंगे रंजन साहब का, जो इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ शामिल रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए एनडीए न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।